अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मुलाकात के साथ एक और प्रोग्राम लेके आपके सामने हाज़िर हैं। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर्स हैं और उस हवाले से हम उनसे सवालात करेंगे, उनका तारुफ़ पूछते हैं और उसके बाद फिर उनसे उनके शोबे के मुतालिक सवालात करेंगे और फिर जो आम जो चीज़ें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है इन बदलते मौसमों के अंदर, और इसके अलावा भी जो बिल्कुल आम हालात में, जैसे कोई घुटनों का दर्द होता है, किसी को कोई पेन हो रही होती है किडनी में, इस अंदाज से कोई जो सवालात हैं बिल्कुल आम से, वो भी इंशाअल्लाह इनकी खिदमत में पेश करेंगे और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। हम वेलकम कहते हैं बाकायदा तौर पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर अंसर है। मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरा जो ज़्यादातर काम है वो सर्जिकल और ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा को डील करना है, जो आम रूटीन में एक्सीडेंट और इस तरह के जो केसेस होते हैं उनके साथ डील करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मुदब्बिर महबूब है। मैं इस टाइम करंटली पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में रेजिडेंट हूँ कार्डियोलॉजी का। एविडेंट है नाम से ही पंजाब कार्डियोलॉजी है, पर्टिकुलरली हार्ट से रिलेटेड हॉस्पिटल है, सो वी डील इन कार्डियोलॉजी ओनली। मेरा नाम डॉक्टर हाजिम है और मैंने अपना MBBS किया था रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने 4 इयर्स की ट्रेनिंग की है MD रेडियोलॉजी में DHQ गुजरांवाला से, और करंटली मैं एज अ अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट गुजरांवाला सिटी में ही काम कर रहा हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा सारंग भाई का कि उन्होंने मुझे दावत दी। जी हम आते हैं जी अपने असल मुद्दे की तरफ कि बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म लेते हैं डॉक्टर्स के साथ, और डॉक्टर्स के साथ मीटिंग जो है करनी वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ख़ुसूसन ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स के पास बैठ जाते हैं, उनसे टाइम भी ले लेते हैं, लेकिन खुल के बात नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आज जो सवालात आपके सामने मैं पेश करूँगा जो आवाम करना चाहती है और वो कर नहीं सक रही होती, तो आप बिल्कुल उसका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है जी। अच्छा, सबसे पहला एक क्रिटिकल क्वेश्चन है जी कि मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ा है इलाज हैं हमारे माशरे के अंदर। आप देखते हैं कुछ अताई लोग हैं, उनके पास जो चीज़ है वो समझते हैं कि वो किसी के पास है ही नहीं, और बस वो उन्होंने टोटके बनाए हुए हैं और बताते रहते हैं, और वो कहीं से इल्म भी हासिल नहीं करते। कुछ हकीम हैं, कुछ जो है इसी तरह आप एलोपैथिक के हैं जिस तरह आप लोग हैं, इसी तरह होम्योपैथिक हैं। तो आप इन तरीक़ा इलाज के हवाले से क्या कहते हैं? जैसे आपका तो एलोपैथिक तरीक़ा इलाज है, तो आप हुक्मा या जो हमारे होम्योपैथिक हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि वो जो अताई हैं, जिनको अताई कहा जाता है, वो असलन तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो बाकायदा तौर पे हासिल किए जाते हैं ना बाकी दूसरे तरीक़ा इलाज, तो उनके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या राय है? सर देखिए, बेसिकली इस तरह ये जो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए ना हमने, मतलब एक अताई, क्वैक्स, उसके बाद होम्योपैथी, एलोपैथी और हिकमत वगैरह, ये सारी चीज़ें। देखिए बेसिकली जो अतायत है वो तो यही है, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग अताई के तौर पे काम कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन तो डेफिनेटली नहीं है। वो ऐसे ही लोग हैं जो किसी डॉक्टर के साथ अटैच हुए हैं एज हिज असिस्टेंट, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, देखा कि डॉक्टर फलाने सिम्टम में, मतलब दे डोंट नो अबाउट द डिजीज़ एट ऑल, डिजीज़ को उन्हें बिल्कुल नहीं पता। उन्हें ये पता है कि एक पेशेंट आया था, उसको गले में दर्द था, पेट में दर्द था, तो डॉक्टर ने ये दवाई दी थी, वो साथ साथ याद करते जाते हैं, साल एक में उनकी मतलब उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इस सिम्टम में इतनी मुतवातर उनसे पूछा जाता है उनके डॉक्टर से कि उनको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। देखिए सर, एक्चुअली बात होती है कि अगर आप बात करें ना सिम्टम्स की, कॉमन सिम्टम्स जो किसी भी प्रैक्टिशनर के पास, पर्टिकुलरली मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास प्रेजेंट करते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते कि इनके 10-15 सिम्टम है जो बार बार प्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिजीज़ ही यूजुअली होती हैं। जिस तरह कोई गला ख़राब खांसी के साथ आया तो आप कॉमन डिजीज़ पहले सोचते हैं, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई फ्लू है, कोई टॉन्सिलाइटिस है, इस तरह की चीज़ें। आप डायरेक्ट ही कोई खांसी रेशे के साथ आ गया तो डोंट इमीडिएटली गो फॉर TB या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती, या कोई आप कैंसर नहीं सोचेंगे पहली प्रेजेंटेशन पे। तो होता ही है कि किसी डॉक्टर के साथ साथ ले काम कर करके उन्हें कॉमन सिम्टम्स को पता है कि इस सिम्टम के साथ मरीज आता था ना, जब खांसी के साथ आता था, बुखार के साथ आता था, तो वो डॉक्टर ये दवाई देता था, तो वो उन्हीं चीज़ों को याद कर लेते हैं। बाद में अपना कोई छोटा मोटा साइड पे डिस्पेंसरी टाइप खोल के
दे ओनली ट्रीट सिम्टम्स। उन्हें डिजीज़ का कोई पता नहीं, अंडरलाइन कॉज क्या है, डिजीज़ क्या है प्रॉपरली। उन्हें ये पता है जी खांसी आ गई तो ये दे देना है, और पेट दर्द आ गया तो मैं दे देना है। अच्छा, यही नहीं काम कर रही है जो मेडिकल स्टोर पे भी हम लोग जाते हैं, इनको हम लोगों ने मोटिवेट किया होगा भी। आप अताई की कैटेगरी में ये भी चीज़ आ जाती है ना, क्योंकि वो इज़ नॉट क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड नहीं है। वो देख रहा है कि डॉक्टर की पर्ची पे अच्छा इसको दर्द है, डॉक्टर ने ये दवाई दी है, कोई और पेशेंट आएगा दर्द के साथ तो वो उसको ये दवाई दे। डी फार्मेसी के बाद नहीं आते सर, वो डी फार्मेसी के बाद आते हैं, पर डी फार्मेसी में ना बेसिकली सर उन्हें फार्मास्यूटिकल रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। एक ड्रग है, उसका साल्ट है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसकी डोजेजिंग है, उसकी फॉर्मुलेशंस है, उनका बेसिकली डिपार्टमेंट ये है। हाँ, हमारे यहाँ एक थोड़ा सा ये है कि वो जो डी फार्मल है ना, अभी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोला जाता है, तो हमारे यहाँ बेसिकली सोसाइटी उस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि मतलब जो MBBS है उसको भी डॉक्टर बोल रहे हैं, डेंटिस्ट को भी डॉक्टर बोल रहे हैं, डी फार्मेसी वाले को भी डॉक्टर बोल रहे हैं, कंपाउंडर को भी डॉक्टर बोल रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, एक और मैंने डॉक्टर्स की एक ना किस्म आइडेंटिफाई की है, वो जो हर काम में मीन में निकालते हैं तो दूसरे परेशान होकर भी उनको डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। मैं एक जगह जाता था दरस देने, तो वहाँ पर मुझे किसी ने मिलाया, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे बस वैसे ही कहते हैं मोहब्बत से, तो मैंने इसको कबूल कर लिया। तो वो कबूल कर लेते हैं डॉक्टर्स को। कुछ असल में यहाँ पे ये है कि जो लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि लोग स्पेशल किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसको चेक कराएं। अब मेडिकल स्टोर पे जाके एक दिन की दवाई 100 रुपये में 50 रुपये में बनाना जो है ना, वो आम बंदे के लिए आसान है। बात यह है कि हमने उसको गवर्नमेंट के तौर पे उस तरह अप्रूव कर दिया हुआ, लीगलाइज किया हुआ है। अच्छा, क्या ये लीगलाइज है, ये दे सकते हैं या कुछ मेडिसिन ये दे सकते हैं? नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्होंने फार्मेसी वालों को भी एज आ डॉक्टर का तकरीबन दर्जा दे के ना उनको भी अलाउ किया है कि ये भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह के वो जो रूल्स हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि हम गवर्नमेंट से किसी तरह पास करवा लें और फिर हमारे खिलाफ कोई बाकायदा कानूनी एक्शन ना हो सके। सर मैं ना बहुत सारी सर जो वेग नोटिफिकेशंस आते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, जो इतने क्लियर नहीं होते। आप फर्ज करें, इन्होंने रिसेंटली निकाला कि जो अपना मिडवाइफ्स हैं वो गायनी के ये इश्यूज डील कर सकती हैं। यू नेवर नो गायनी का पेशेंट के सिम्टम के साथ आया, पीछे सेवेरिटी ऑफ डिजीज क्या है, यू नेवर नो। तो ये जो एक अजीब सा नोटिफिकेशन निकलता है कि जी ये फलाना जो बंदा है ये फलाने सिम्टम्स को और फलानी दवाइयों को डील कर सकता है, ये चीज़ सिवाय पाकिस्तान के हमें वैसे कभी कहीं देखने को नहीं मिली। ठीक है, मैं डी फार्मेसी वाला बंदा क्या पैनाडोल, अगर फर्ज करें हम पैनाडोल की बात लेते हैं, पैनाडोल की क्या डोज आप लीवर फेलियर में दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, ये उसको पता होगी। वो कहेगा जी खाई जाओ, सुबह दोपहर शाम हर 4 घंटे बाद 2 पैनाडोल खाई जाओ। तो एक तो हर ड्रग की अपनी स्टैंडर्ड डोजेज है, दूसरा डोजेज मॉडिफिकेशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गन डिपेंडेंट, तो ये बहुत सारी चीज़ें। बाकी है कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ। अच्छा, एक इसमें ये भी सवाल बनता है कि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं जो आ रहे होते हैं, वो 6-7 से भी बल्कि 2-3 से ही उनके ज़हन में बैठना शुरू हो जाता है और वो ख़ुद भी मोटिवेट होते हैं और माँ बाप भी कर देते हैं कि बस आपने ना डॉक्टर बनना है, यानी MBBS वाला डॉक्टर बनना है। तो अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे कितना को पैसा है इसमें? चले हैं तो ज़रा थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि कहीं कोई FBR वाला ना आ जाए, लेकिन करने में कोई हर्ज नहीं है। वो कौन सा ऐसा पैसा है, वो कौन सा ऐसी उनकी समझ लें कि माली मुआवनत हो रही है पूरे माशरे के अंदर, या कोई अलग से उनकी कोई रिस्पेक्ट डेवलप हो रही है? क्यों सारी की सारी जो हमारी करीम है पढ़ने वाली है, सबसे पहले मेडिकल, फिर उसके बाद जो है वो इंजीनियरिंग, और उसके बाद कॉमर्स की तरफ आती है। और दीन तो बिल्कुल ही खैर पीछे रह गया ना, जो बिल्कुल नहीं हासिल कर रहा होता, उसको कहते हैं कि इन्हों पा दो मदरसे, इन्हों पता लगे किस पा विक दी। अच्छा, ये जो हिफ्स का जो है आमतौर पर ट्रेंड चला, ये तो सिर्फ एक ट्रेंड है ना कि भाई हमारे ख़ानदान में एक हाफिज़ है तो उसमें भी होना चाहिए। तो इसी तरह उम्र का, ये दीन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो जो बेसिकली जो हमारी जो समझदार क्लास है, जिसको अल्लाह हर एक को ना अलग-अलग सलाहियत अल्लाह ताला ने दी होती, तो ये ज़्यादातर क्यों मेडिकल की तरफ जा रहे हैं? अमेरिका में देखें, वहाँ पे ज़्यादातर जो ये लोग होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं कॉमर्स की तरफ जाने को, और इसी तरह जापान है, वहाँ पे इंजीनियरिंग की तरफ जाने को पसंद करते हैं ज़्यादा। तो मेडिकल की तरफ ज़्यादा क्यों रुझान है? ये बेसिक रीज़न जो थी ना पहले, वो ये था कि इस जो शोबे को एक रिस्पेक्टफुल समझा जाता था, यानी जो वालिदैन थे ना वो एक फ़ख्र महसूस करते थे बताने में कि ये हमारा बेटा डॉक्टर है। सही, ये एक बेसिक वजह थी, और शुरू से ही जो बच्चे के ज़हन में यही डाला जाता था कि डॉक्टर बनना है। और आजकल तो वो ख़ास तौर पे ये है कि जो फीमेल्स हैं ज़्यादा,
उनके लिए तो बेसिक ज़्यादा ये ट्रेंड है कि रिश्ते में आसानी हो जाती है। अच्छा, यानी कि डॉक्टर बनने के बाद नाज़रीन ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको नोट कर लेना चाहिए कि जो रिश्तों में आसानी बन जाती है। ये नौजवान मेरा ख्याल है इनको दूसरी तीसरी के बाद ये एहसास हो जाता है कि अब उनको चूंकि रिश्ते अच्छे चाहिए तो वो डॉक्टर बन जाएंगे। ये मेल पे नहीं, दूसरा ये है कि मैं बाकियों को ये क्लियर कर दूं कि इस फील्ड में मेहनत बहुत ज़्यादा है और पैसा उस तरह नहीं है। आपने अपनी फैमिली वालों को भी छोड़ना है, आपने अपने बच्चों को भी छोड़ना है, नाइट ड्यूटीज़ करनी है, आपने ड्यूटी टाइमिंग ज़्यादा है और उस तरह रिवॉर्ड जो है वो हमारे मौजूद। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक सवाल यहीं से कि मतलब 36 घंटे की ड्यूटी है एक एक वक्त में, उधर करके आया, उधर थोड़ी देर बाद फिर कहीं और है, और कुछ डॉक्टर्स ने भी जो है वो एक जगह से करके आते हैं फिर दूसरी जगह भी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। तो या क्या ये वजह है कि बाज़ डॉक्टर्स भी अग्रेसिव अप्रोच वाले हो जाते हैं, कोई मरीज़ कुछ पूछ लेता है तो वो आगे से बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर होता है? ये सारे नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एक ख़ास वक्त में पहुंचते हैं तो बहुत सारा इंसल्टिंग बिहेवियर सा एक डेवलप हो जाता है उनके। ये तो हर बंदे की पर्सनल एक नेचर भी होती है, इंडिविजुअलाइज्ड बिहेवियर है। दूसरा ये है कि सारी असल में चीज़ें जब स्टार्ट हुई थी ना मेडिकल की आप हिस्ट्री में, उस वक्त स्ट्रेंथ बहुत कम थी, सेंटर्स बहुत कम थे, प्रैक्टिस के क्राइटेरियाज डिफरेंट थे, रूटीन्स डिफरेंट थी। तो उस वक्त चीज़ों को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया था वो इनिशियली ऐसे ही था। ऑन कॉल डॉक्टर्स हैं, ऑन कॉल हाउस ऑफिसर्स हैं, जिस तरह पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट टर्म ही रेजिडेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो इनिशियली डॉक्टर हाउस जॉब करते हैं वो टर्म ही हाउस ऑफिसर इंट्रोड्यूस करवाई गई। बट विद टाइम चीज़ें हर डिपार्टमेंट में चेंज हुई हैं। बट मेडिकल में थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने कभी इस चीज़ को बॉदर नहीं किया कि मतलब डॉक्टर्स के एंड से भी ना कोई ड्यूटी आवर्स डिफाइन कर दिए जाएं जो बंदे की एक प्रॉपर एक ये साइकी क्या है जी डॉक्टर साहब, इसमें 36 और की ड्यूटी की साइकी क्या है ये भी हमें समझाएं। तो जैसे कथा कलामी माफ जैसे फौजी होते हैं उनका तो एक होता है ना सबब होता है कि जंग जो है भाई एक दफ़ा शुरू हो जाएगी तो इसलिए उनकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो इनकी साइकी ये पीछे लॉजिक क्या है? इतनी लॉजिक बेसिकली ये है कि वो कहते हैं कि जिਵੇਂ सीखे या उसी तरह सिखावांगे। एग्जैक्टली प्रोफेसर ये बात कहते हैं मैं कीती सी ते तू क्यों नहीं कर सकता। ये एग्जैक्टली बात है। सिर्फ इस माइंडसेट को चेंज होने की जरूरत है। देखिए मैं पर्सनली इस टाइम ना पीएससी में काम कर रहा हूँ। पीएससी इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा है कि ये प्रॉब्लम मैं फेस नहीं कर रहा। पीआईसी में 2 की ड्यूटी बहुत हेक्टिक होती है, पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है, बट डिफाइंड 36 to 42 आवर्स ड्यूटी होती है आपकी सारी इमरजेंसी। ये एक हफ्ते की बात कर रहे हैं। हाँ, आपकी एक वीक में 36 to 42 आवर्स ड्यूटी है। नहीं 6 to 12 आवर्स की शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है। तो पीएससी में उस तरह चीजें नहीं चल रही। बट इससे पहले जब हम म्यू हॉस्पिटल में थे, ठीक है, उन्होंने सारे डॉक्टर्स को मॉर्निंग में बुला लेना, पूरा हॉस्पिटल आ जाए मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद उनमें से 2, 4, 5 लोग आगे कंटिन्यू करें और वो सुबह की ड्यूटी भी करके वापस। अच्छा, क्या एक ऐसी इस्लाहात हैं जो ज़रूरत आप महसूस करते हैं? तो इस्लाहात बेसिकली सिस्टम जो है उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट का भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसके अलावा और भी बहुत सारे बर्डन हैं। मिसाल के तौर पे अब एक पेशेंट एक इमरजेंसी में सरकारी हॉस्पिटल की जब आता है तो उसको सामने सिर्फ एक डॉक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसको और भी टेंशन है कि यार मेरा पेशेंट बीमार है जिसको मैं लेके आया, लेकिन उसको ये नहीं नजर आ रहा कि इस इमरजेंसी में और भी 50 लोग हैं मिसाल के तौर पे। यानी बर्डन बहुत ज्यादा है। बर्डन बहुत ज्यादा है। उन 50 डॉक्टर्स ज्यादा होने चाहिए उसको डील करने के लिए। मैं वही आपको बताने लगा कि उन 50 पेशेंट्स को इमरजेंसी में देखने के लिए 4-5 डॉक्टर्स होंगे, और वो डॉक्टर्स भी जो बेचारा पिछली रात 8 बजे से लगा हुआ है, सुबह के 12 बज गए हैं, वो क्या करेगा इतनी देर? किस बंदे का इतना स्टेमिना हो सकता है कि वो सारा कुछ मैनेज कर सके? यानी सबसे पहली चीज़ जो हमने पिछले सवाल से बात निकाली कि एक तो ये इस्लाह होनी चाहिए कि इतना ज़्यादा ड्यूटी आवर नहीं होना चाहिए, और सेकेंडली डॉक्टर्स ज़्यादा होने चाहिए पेशेंट्स को डील करने के लिए। बात पता क्या होती है, एक एडिशनल बात ये है कि कौन सा पेशेंट है कौन नहीं, इट्स द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू डिसाइड दिस थिंग। अटेंडेंट ही डिसाइड करेंगे। आप इसको कंपेयर करें ब्रिटिश जो एनएचएस उनका सिस्टम है, एनएचएस में आप देखिए वहां पे उनके कंसल्टेंट का टाइम हफ्ते का मिल रहा है। डॉक्टर इमरजेंसी में आके लोग व्हील चेयर्स पे 6 घंटे 8 घंटे बैठे हैं, बोल नहीं रहे। और उसमें एडिशनली मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो कहते हैं ना डंडा बिगड़े तिगड़े दा पीर। उनका एनएचएस का सिस्टम का ये है कि वहां पे 2 सिस्टम चलते हैं ना यूके में, एनएचएस और एक प्राइवेट। एनएचएस का ये है कि अगर आपने किसी जगह आप गिल्टी प्रूफ हो गए,
आपने किसी डॉक्टर से बदतमीजी की है, आप गिल्टी हैं किसी मिसकंडक्ट के, किसी हेल्थ इंस्टीट्यूट पे या किसी जगह पे, वो आपको NHS से बैन कर देंगे, करवाओ पूरी जिंदगी प्राइवेट ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ ये है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या आपको पता है हमारे यहाँ डर्टी पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, ओदा फोन आ गया, MS दा फोन आ गया, फलाने MNA दा, फलाने बाबे दा, फलाने होता। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में। बट एडिशनली ये है कि वो सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब वो लोग 6-6, 8-8 घंटे वेट करते हैं, उसके बाद डॉक्टर देखता है, डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये पेशेंट इमरजेंसी का है भी कि इमरजेंसी का नहीं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल ओवरबर्डन भी इस वजह से हैं। ऑनेस्टली PIC की इमरजेंसी में रात के 2 बजे एक बंदा टांग की दर्द लेके आ जाता है और उसके अटेंडेंट झगड़ा शुरू कर देते हैं, मेरे मरीज को ये है कि ये हॉस्पिटल है, इसके अंदर हर इलाज होना चाहिए और ये इमरजेंसी है, हमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में कि हमें ये नहीं पता कि हमने किस चीज के साथ इमरजेंसी में जाना है, किस मसले के साथ, और किस मसले के साथ हमने OPD में जाना है। इंतजार करें बिल्कुल। मेरे लोग NHS सिस्टम में 12-12 घंटे वेट करते हैं डॉक्टर का, बोलते नहीं। मैं इस चीज़ का बड़ा मतलब आपको लगे कि शायद मैं इस चीज़ पे सख्त हो रहा हूँ, बड़ा कायल हूँ कि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी ज़रूर बननी चाहिए कि जिस बंदे के एंड पे मिसकंडक्ट आए, बजाय इसके कि हमारे यहाँ वक्ती झगड़ा होता है, गार्ड आते हैं, पकड़ते हैं, सुलह सही हो जाती है, आप उस अच्छा कई दफ़ा तो इतने ज़्यादा झगड़े होते हैं कि वो तो ऐसे होता है जैसे इमरजेंसी बंद हो जाती है, डॉक्टर्स कहते हैं हम मजबूर हैं, हम इलाज करने, ये अटेंडेंट इलाज नहीं करने देते, और उसके अलावा और कई ऐसे मसाइल होते हैं, वो मार कुटाई शुरू हुई होती है। कई वायरल वीडियोस होती हैं, उसमें डॉक्टर्स भी मार रहे हैं और वो पेशेंट्स के अटेंडेंट भी मार रहे हैं, पता नहीं क्या। नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो कम है, स्टाफ कम है, क्योंकि गवर्नमेंट उस तरह इस पे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती, ना वो उतने लोगों को, ना उतने डॉक्टर्स को जॉब देना चाहती है, ना, क्योंकि उनको पता है जितने ज्यादा डॉक्टर्स रखेंगे उतनी ज्यादा उनकी हम पे करेंगे। उसको फैसिलिटेट तो करना चाहिए ना, एक अच्छा शोबा है उसमें काम लेना तो फैसिलिटेट कर। वही बात है, प्रायोरिटीज का फर्क। बेसिकली जो बंदा इमरजेंसी में या हॉस्पिटल में आके झगड़ा कर रहा है वो डॉक्टर से कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, किसी कहीं पे कोई इंजेक्शन, कोई दवाइयां नहीं मिल रही, वो डॉक्टर ने तो नहीं ला के देनी। रश बहुत ज्यादा है, बाहर OPD की पर्ची बनवाने में टाइम लगना है, उसको मैनेज डॉक्टर ने तो नहीं आके करना। अच्छा, मैंने पूरा एक सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, MS है, DMS है, उन सारों को ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज इस टाइम हमारे पास नहीं है, जिन सारों का नजला जो वो अकेले डॉक्टर एक को, क्योंकि उससे डायरेक्ट डील कर रहा है ना वो पेशेंट और उसका अटेंडेंट। अच्छा, मैंने एक पूछना था कि जो सिर्फ OPDs जो हैं वो सुबह के टाइम ही होती हैं, क्या ये भी बेहतर हो कि एक OPD सेकंड टाइम की भी OPD होनी चाहिए, ताकि बर्डन कम होता है ना सेकंड टाइम पे। तो देखिए जो पेशेंट तो किसी वक्त भी आ सकता है ना। OPD होनी चाहिए, शाम को भी होनी चाहिए, लेकिन अब जो सुबह में मिसाल के तौर पे मेडिकल की OPD में 6 डॉक्टर है, वो कहेंगे जी नहीं आप 2 बजे नहीं, अब आप रात 5 बजे तक यही 6 डॉक्टर OPD करेंगे। ये चीज सारी भी ये चीज इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की। मैं उस टाइम न्यू हॉस्पिटल में मेडिसिन में रोटेशन में था, उन्होंने उस टाइम यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है जी। 8 से 2 वाले जो है ना, यही इन्हीं को खींच के 5 बजे, नहीं 5 तो नहीं ना, असल तो ये चीज़ है कि 8 से 2 है ना, तो 2 के बाद आधे घंटे की ब्रेक हो जाए और 3 बजे 2:30 बजे से लेके ऑनवर्ड हो अपनी पूरी ड्यूटी करें, 8-9 बजे तक जितने घंटे बनते हैं वो उस हिसाब से करें, अलग-अलग 2 हिस्से 2 शिफ्ट। किसी डॉक्टर को उतना पे करते हैं जितना वो प्राइवेट कमा सकता है, उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो 12-12 घंटे आएंगे जी, ये ज़रूरत पड़ी हुई है। अगला सवाल यही कर लेते हैं कि ये आप क्या इसको समझते हैं कि ये दुरुस्त अमल है कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एक मेडिसिन लिख के दे देता है, वो मेडिसिन सिर्फ उसके मेडिकल स्टोर से मिल रही होती है, तो इस हवाले से ज़रा भी बताइए कि क्या ये दुरुस्त है कि ये सिर्फ वो मेडिसिन वहीं से। अच्छा, डॉक्टर भी आगे से उसको कह रहे होते हैं बाबा जी यही खाओगे तो शिफा होनी है, फिर ना मैनू कहना आके, तो ऐसा कुछ होता है ना, क्या आपके ख्याल में ऐसे हैं ना अफराद? एक तो इसमें ये चीज़ है, एक पहली तो बात की ऐसी एग्जाम्पल्स बड़ी कम है ऐसे, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, अलबत्ता ऐसे बड़े अच्छे बंदों में रहते हैं, मेरा ख्याल है ऐसे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, ऐसे डॉक्टर, ये विंडो जो है ना डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा है कि जो किसी पर्टिकुलर 3-4 ब्रांड्स की मेडिसिन लिख रहे हैं और इन्हीं पे चल रहे हैं। ऐसी रेशो दो जो रेशो है ना वो बड़ी कम है। एक वो रेशो वो फ्रैक्शन जो सिर्फ टोटली ओपन मेडिसिन लिख रहे हैं, उनका किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई लेना देना नहीं, और इतना ही फ्रैक्शन ऑलमोस्ट उन लोगों का होगा कि जिन्होंने सिर्फ ऐसी दवाइयाँ लिखनी है जो इनके स्टोर के अलावा कहीं से नहीं मिलते।
मतलब ये बात मेरे हिसाब से फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। इसमें मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं उसको गलत या ठीक नहीं कह रहा, उसको ना समझिएगा। मुझे एक चीज की आज तक समझ नहीं आती कि हर बंदा इस चीज पे जरूर बोलता है, मैं ये नहीं कहता आप इस पे ना बात करें या आप इस चीज की तरफ क्यों आते हैं, इस पे उलमा की राय ले लेनी चाहिए उस बारे में क्या कहते हैं। बट एक चीज जरूर है, जब एक जो कैफेटेरिया वाला है वो कोक रखता है, पेप्सी नहीं रखता, तो अपनी मर्जी से वो सिर्फ पेप्सी रखता है, उसने पेप्सी वाले से इंसेंटिव्स लिए हैं, वो सिर्फ पेप्सी बेचता है, आप उसे कोक है वो पेप्सी ला के देगा। जी बिल्कुल, उस पर कोई क्यों नहीं बोलता। अच्छा मैं अगर आपने मेरे से सवाल किया दूसरी देखिए ना आप, मेरा ख्याल है लोग हेल्थ के बारे में ना, मैं इन चीजों को ठीक नहीं कहता, बट मेरा ख्याल है कि हर बंदा सब ज्यादा सख्त लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करता है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। डॉक्टर साहब बात ये है, मैं आपको अर्ज करता हूँ, वहाँ पे क्यों नहीं बोलते और यहाँ पे क्यों हम कहते हैं। अगर हमसे भी कोई फतवा मांगता है तो हम भी उसको कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये होती है कि वो जो आपने एग्जांपल दी है वो बिजनेसमैन है। यहाँ पे आप जो डॉक्टर्स हैं ना, डॉक्टर्स को जो फ़ी पे की जा रही होती है ना, वो की जा रही होती है प्रिस्क्रिप्शन की, मशवरे की, ठीक है जी। आपने सिर्फ अपने एक मशवरा देना है, उस मशवरे की फ़ीस होती है और लिखा भी होता है, तो आपने प्रिस्क्राइब करके दे दिया। अब उस प्रिस्क्राइब करने के पीछे आपके कोई और मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं, तो वो फिर नहीं ठीक रहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि अगर तो एक पेशेंट को मिसाल के तौर पे आप आए हैं मेरे पास, आपको पेट में दर्द है, मैं आपको पेट में दर्द की दवाई देता हूँ, बेशक वो मैं अपने स्टोर से देता हूँ, लेकिन साथ में आपको 3 मल्टीविटामिन भी ऐड कर दूँ जिसकी आपको जरूरत नहीं है, कोई बिला वजह के इंजेक्शन ऐड कर दूँ जिसकी आपको जरूरत नहीं है, और मैं फिर कहूँ कि आपने इधर से ही लेने हैं, वो तो मेरे हिसाब से गलत है। वो तो अगर आपको उस चीज की जरूरत है, उस मेडिसिन की जरूरत है, तो किसी भी ब्रांड की वो नहीं बात हो रही। बात ये चल रही है कि सिर्फ इस वजह से उस कंपनी को लिख के देना कि इससे मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं इसी तरह गया, आपको पता है कि तकरीबन कोई 15-16 साल तो हो गए, इससे ज़्यादा हो गए पढ़ाते हुए, और वो सैकड़ों की तादाद में नहीं 1000 से ऊपर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ही जो स्टूडेंट है। तो वहाँ पे कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ एक जगह पे, तो डॉक्टर साहब के पास ना जी वो आए हैं एक साहब, और उन्होंने कुछ पेटियाँ थी वो आमों की, वो उनकी रखवाई हैं, और उनसे उनको थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह और दिए, और उनको साथ बताया उनके कुछ टूर के हवाले से कि वो तकरीबन मैनेज हो रहा है। और उसके बाद उनसे जाते वक्त हाथ मिलाते हुए उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ज़रा शफ़क़त कीजिएगा, 2-3 वो मेडिसिन्स हैं, स्टॉक वगैरह तो हो जाएगा डॉक्टर साहब का, कोई आप फिक्र ही ना करें, कोई बात नहीं। अब ये जो चीज़ है ये तो कम से कम ऐसा है कि जो अनएथिकल किस्म की चीज़ है। आप मुझे एक बात बताएं, जितनी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स हैं ये कौन ओन करते हैं? बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन कौन है? सारे के सारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले, सारे के सारे आपके नेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है। इस चीज़ पे देखें, सारी भी चीज़ पे डिबेट तब खत्म हो सकती है जब आप उसके बारे में कोई लॉ बना दें। देखिए चाइना ने बड़े इसको सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे सारुण भाई, मैं ये भी आपकी बात भी है, एक डॉक्टर अगर खाली एक जेनेरिक सॉल्ट का नाम लिख देता है, पैनाडोल नहीं वो लिखता, वो पैरासीटामोल लिख देता है, मुझे इस पे एतराज़ नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ कि सिर्फ इस बेस के ऊपर उसकी मेडिसिन डिफाइन लिख के दे रहा है, प्रिस्क्राइब करके दे रहा है कि उसको उसने कहा भाईजान शफकत कीजिएगा, वो मेरे ख्याल से गलत है। मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। अब हालांकि मैं एक डॉक्टर के पास गया हूँ, मैंने उनको अपना तारुफ भी कराया कि मैं डॉक्टर हूँ, और मैं अपने भाई को चेक करवाने गया हूँ। अब आम एक मेडिसिन है जो एलर्जी के लिए यूज़ होती है, सांस की, उन्होंने वो किसी और नाम से लिखी हुई है। अब मेरा भाई ले गया है, तो वो मेडिसिन का जो बिल था वो था 90 रुपये, कुछ 90 से ऊपर। मैंने देखा है, मैंने इतनी महंगी मेडिसिन कौन सी लिखती है। और मैंने वो देखा है, वो आम जो माइटिका होती है ना, वो किसी और ब्रांड की थी। माइटिका उस टाइम मेरा ख्याल 20 रुपये की थी, और अब वही मेडिसिन 90 रुपये की मैं परचेज कर रहा हूँ किसी और ब्रांड की। यानी कि एक चीज़ आपको बता भी, अगला बंदा उस शोबे का भी आपने फिर भी इस तरह का काम किया, हालांकि उसका कोई इजाफी बेनिफिट नहीं था। एडिशनली ना सारे में ये चीज़ गलत है। इसमें एक चीज़ मैं एडिशनली ज़रूर ऐड करूंगा। देखें, मैंने वही बात की थी पॉलिसी वाली। देखें, जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है ना, डॉक्टर ने कुछ ना कुछ तो लिखना है। उसने आप फर्ज करें ओमेप्राजोल लिखना है, ओमेप्राजोल के एग्जांपल ले लें, तो उसने कुछ ना कुछ तो लिखना ही है ना। अब वो कुछ ना कुछ ब्रांड तो लिखेगा, ठीक है। सोसाइटी में इस चीज़ की हाइप भी बहुत है, ठीक है। अब वो जो भी ब्रांड लिखेगा, कोई जो चाहे उस पर टैग लगा सकता है। एडिशनली आगे बात आती है
कि दवाइयों की प्राइसेस उनकी एफिकेसी के एतबार से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेप्राजोल में आप लोसेक कैप्सूल ले लें, लोसेक जेनेरिक ब्रांड है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है इस टाइम वो 20 mg का जो है ना वो 70 या 80 रुपए का है, 70 या 80 के आगे पीछे होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया। आप उसकी जगह और उसके कंपेटिटर में राइजिक देख लें, रूलिंग देख लें, ठीक है। ये वाले रूलिंग बहुत लिखा जाता है, इसलिए मैंने उसका नाम भी लिया हमारी सोसाइटी में आजकल, ठीक है। तो अब ये देखें, ये 20 से 25 रुपए के दरमियान है, 16, 20, 25 रुपए के, बट ये 40 mg है, वो 20 mg है, और उस 20 mg की एफिकेसी इससे बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे अगर कोई डॉक्टर बगैर किसी एफिलिएशन के भी कोई एक ही ब्रांड की मेडिसिन लिख रहा है ना, तो 2 से 3 दिन बाद वो ब्रांड का नुमाइंदा खुद ही आपके पास आ जाएगा। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये नहीं है। देखें, आप समझते हैं ना, हमारी तरफ से आप अगर ये समझते हैं ना कि ये सही है, तो आप उसको लिख के दें, चाहे वो 1000 की एक आती है, चाहे वो 1 रुपए की आती है। इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकती। बात यह है कि वो जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के चक्कर की वजह से जो लिख के दे रहा है ना वो स्पेशल, वो चीज सर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी नहीं मैं कह रहा हूँ। इस पे या तो बड़ी टाइट पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा, मैं इस पॉलिसी के ऊपर भी एक छोटी सी बात, दूसरे मानों में ये फिर नियत का मामला है। हाँ, मैं यही आपको कर रहा हूँ कि पॉलिसी के हवाले से अगर हम कहें ना कोई लेजिस्लेशन हुई होनी चाहिए प्रॉपरली इसके ऊपर। देखें, हमें कानून के अंदर हम सूद खा सकते हैं, हमें कोई उसके ऊपर जो है पाबंदी नहीं है। ज़कात ना दें, लेकिन अगर टैक्स नहीं देंगे तो फिर हमारी ब्लैक मनी कंसिडर होगी, ठीक है। देना पड़ेगा ज़कात की खैर। नहीं, आप देख लेना, कानून को देखें ना, मतलब कानूनी एतबार से मैंने वही बात की है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बीइंग अ मुस्लिम जो हमें जो अल्लाह को भी तो हमने जवाब देना है ना जाके। तो मैं सिर्फ उस पहलू से, आपने मुझसे जब सवाल किया तो मैं सिर्फ उस पहलू से बात करना चाह रहा हूँ, वरना तो वो डॉक्टर राइट के ऊपर है, वो कहता है ठीक है, मेरे पास तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है हुकूमती सतह पे। मेजॉरिटी ऑफ जो डॉक्टर्स है ना, वो एक तो उनको इसका मसला नहीं पता और ना वो पता करना चाहते हैं, क्योंकि उनको यही है कि हम इससे बेनिफिट ले रहे हैं। मेजॉरिटी सानी भाई किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में बॉल पॉइंट से लेके टूवर्ड्स तक किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में बेनिफिट ले रही है। जो डॉक्टर बिल्कुल कहता है जी मैं तो कुछ भी नहीं करता, उसके भी पेन पे बॉल पॉइंट, उसके भी टेबल पे बॉल पॉइंट तो पड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन वो मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, इसको यूं मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं कह सकते। उस बॉल पॉइंट की वजह से अगर उसने लिख के दिया ना मेडिसिन, तो वो गलत है। बात वही है ना कि अगर उसकी वजह से कर रहा है तो फिर वो गलत होगा। अगर उसकी वजह से नहीं कर रहा और वो समझता है ठीक है यही जो मेडिसिन मैं लिख रहा हूँ ये मरीज के ही फायदे के लिए, तो ये तो दी बेस्ट है। ये मैं उसको शायद एक मशवरे की शक्ल देना चाहता हूँ। बात बोला क्या है इसमें, मैं एक चीज तब से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ना, पॉलिसी मेकिंग स्ट्रिक्ट। मैं इस पे इसलिए कह रहा हूँ, देखिए बात बोला क्या है, जरा इस पे 1-2 मिनट लगेंगे। एक कंपनी ने एक गोली की दवाई 100 रुपए रख दी, एक पत्ते की दवाई 100 रुपए रख दी। अब इसने इस 100 रुपए में, इस कंपनी ने 100 रुपए में अपने मेडिकल रैप की भी तनख्वाह डाली है, जो डॉक्टर्स को फेवर्स देने हैं उसकी भी कॉस्ट डाली है, जो पब्लिसिटी और जो सारी ये उनकी वो होते हैं सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाने के जो टर्म्स है व्हाट्सएवर, उनने एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी उन्होंने ऐड की हुई है अंदर। पॉलिसी में बार बार पॉलिसी इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना देंगे ना कि किसी ने ये करना ही नहीं दिया, जिस तरह कुछ कंट्रीज में है भी है, चाइना इज वन ऑफ देम, किसी ने कोई मॉनेटरी बेनिफिट देना ही नहीं, बात खत्म। चाहे उसमें नीयत ठीक है या चाहे नीयत, जब कानून की बात होती है ना, जब पॉलिसी की, तब नीयत की बात नहीं आती बीच में, ठीक है। उसमें अगर फर्ज करें आप बैन कर देते हैं ना जी कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं, चाहे नीयत ठीक है या चाहे नीयत गलत है, ठीक है, किसी किस्म की कोई पब्लिसिटी उस किस्म की नहीं जो अनड्यू माइल करे लिखने की तरफ, उसमें फिर ये चीज होगा कि जो चीज की कॉस्ट है ना, जो चीज की प्राइस है, जब उसमें से ये कॉस्टें निकलेंगी ना तो उसकी एक मार्केट कंपेटिटिव कॉस्ट निकल आएगी, 100 की चीज 60 की हो जाएगी। अगर आप लोगों को इस तरह कायल करेंगे ना 15, 20, 25, 50% डॉक्टर्स को कि यार आप ना लिखें, तो 50% लिखना छोड़ देंगे, 50% बेनिफिट्स ले रहे होंगे, और जो उसकी प्राइस है ना वो कभी नीचे नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने वो बजटिंग में वो सारी। इसको समअप करते हैं इस बात को कि वो जो इस्लाहात में बात चल रही थी उसमें एक ये बहुत ज़रूरी इस्लाह होनी चाहिए इस पूरे शोबे के अंदर। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसका कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और जो भी उसकी कीमत डिफ़ाइन हो वो डिफ़ाइन करने का कोई क्राइटेरिया भी होना चाहिए ना। और उसके साथ साथ अगर वैसे देखें
तो फिर एक बंदे को इस तरह के मॉनिटरी बेनिफिट्स लेने की खातर उसको खुद बचना चाहिए, जब तक कि वो लेजिस्लेशन नहीं भी हो रही होती, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में नहीं भी सामने आ रहा होता, उसको कम से कम बचना चाहिए। इस जाती अमल का सोसाइटी को नहीं, मैं उसको नहीं कह रहा, इम्पैक्ट नहीं मैं उसका देख रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल वैसे तो जो कई लोग हैं बचना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, शरीयत क्या कहती है, आखिर तो जवाब अकेले देना है ना, वयाती यौमल क़ियामती फ़रदा, वहाँ पे तो सोसाइटी को नहीं आएगा कि इसने मुझे ये कहा था, वहाँ चूंके चुनाचे और इस किस्म के तो इफ्स एंड बट्स तो नहीं आएंगे ना, वहाँ पे तो हमने अपने आप को जवाब है, हम कौन सा कोई ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि जो एथिज़म के ऊपर सारी की सारी गई हुई है ना, तो हमने तो जवाब देना। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दी, कुछ साल्ट लफ्ज़ बोलते हैं, कुछ जेनेरिक बोलते हैं, तो क्या इसमें कोई फ़र्क है या बस सिनोनिम्स से हैं? एक ही चीज़ है बेसिकली, हर कोई भी कंपनी जो एक ब्रांड बनाती है, एक ड्रग का एक साल्ट होता है बेसिकली, उसी के ऊपर वही साल्ट रूलिंग के नाम से आ रहा है, राजिक के नाम से आ रहा है, वही एक आप कह लें डाइक्लोफेनिक सोडियम है, डाइक्लोरान के नाम से भी आ रही है, ऑर्थोटेक्टिन, मतलब हर लोपरिन आ रही है, स्कार्ड आ रही है, इस तरह से वो एक साल्ट है। वही जेनेरिक एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है। कुछ कंपनीज इस तरह की भी हैं जिन्होंने वो ड्रग सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई है और उनका फार्मूला बड़ा प्योर है, जिसकी कुछ एग्जांपल्स आपके पास लोसेट का नाम लिया था, मैं पर्सनली वो यूज करता हूं जब भी। उसकी वजह ये है कि वो जेनेरिक है, वो उसका जो फार्मूला है ना दैट इज वेरी प्योर, बहुत कॉस्टली पड़ता है, 60-70 का एक कैप्सूल है, बट आप उसकी एफिकेसी देखें। बाकी उसके बाद जो दूसरी कंपनीज आती है ना, बाद में जो एक मार्केट में चीज आ जाए और उसके रेप्लिका आने शुरू हो जाते हैं, वो तो फिर एक लंबी लाइन लग जाती है सोसाइटी में, और उनकी एफिकेसी होती है किसी मानों में, बट उसके कंपेरेबल नहीं होती जो पहले एक जेनेरिक और एक प्योर साल्ट आया हुआ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि है ये सिनोनिम, लेकिन बेसिकली वो कंपनी है जिसने वो सॉल्ट मुतारिफ करवाया। सही, ओके ठीक। अच्छा जी, ये बताइए कि हम लोग सिर्फ उन लोगों की रिसर्च ही ले रहे हैं, वैसे तो इल्ज़ाम यही होता है कि दुनिया चांद पे पहुंच गई और मौलवी अभी तक मदरसे के अंदर बैठा हुआ है, तो हमने तो नहीं जाना ना। मिसाल के तौर पर अगर अभी ये पिछले दिनों आपके सामने है, इंडिया जो है, इंडिया की जो स्पेस साइंस के अंदर तरक्की हमारे सामने आ गई, और फिर सारा नज़ला फिर हमारे ऊपर ही आके गिरा कि जनाब मौलवी नहीं जाने देते, तो अब यूँ ही समझ लें हाँ वजह मदरसा है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये शोबा है आपका, क्या आपके शोबे में कोई रिसर्च भी है, या हम सिर्फ उनकी रिसर्च को सामने रख के बस प्रिस्क्राइब करने लगे हुए हैं और मशीन वो बना के भेजते हैं, हम उसको सिर्फ ऑपरेट करने के लिए लगे हुए हैं? कोई रिसर्च सेंटर्स डेवलप्ड है हुकूमत की तरफ से? मैं सर पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल ने तो ये काम करना नहीं, और ये तो उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। सर ये भी बहुत बड़े पैमाने पे तो ऐसे मुझे भी आइडिया नहीं है। एडिशनली इसमें बात यह है कि अलबत्ता हर जगह पे ना गवर्नमेंट ने हर इंस्टीट्यूट में बराए नाम कोई ना कोई रिसर्च फैसिलिटेशन सेंटर या ऐसा कुछ सेंटर बनाया जरूर होता है, बट उसका बड़ा वेस्टिजियल सा रोल है। अपेंडिक्स से ज्यादा उसका कोई, जिसमें अपेंडिक्स है ना, उस तरह किसी भी इदारे में वो रिसर्च सेंटर होता है। बाकी बात करें रिसर्च कितनी होती है, रिसर्च पाकिस्तान में जो भी होती है वो डिग्री ओरिएंटेड होती है पहली बात, और वो तकरीबन 95% केसेस में उसमें प्लेजरिज्म और सारा फेक स्टडी और इस तरह की चीजें होती हैं। प्लेजरिज्म को काउंटर करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो सॉफ्टवेयर वगैरह, एक तो डाटा ही हमारे यहाँ फेक होता है। वही बात है, हमारे यहाँ बेसिकली यही है कि आपने अपनी PhD या कोई डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके लिए भी रिसर्च कर ली, डाटा भी जो है वो फेक इकट्ठा किया और आर्टिकल अपना सबमिट करवा दिया। और हाई लेवल पे जो रिसर्चेज होती हैं जिसमें बड़े नाम आते हैं, वो मेरा तो ख्याल है कि ज़्यादा फंड्स खाने के लिए होती हैं बनिस्बत किसी आउटपुट के लिए। सॉरी टू से नहीं, इसमें वही है ना, इख्तलाफ हो सकता है। कोई हमारा मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पे कोई ऐसी वर्डिक्ट दे रहे हैं कि हमारा अदालत लगा के बैठे हुए हैं। हमारा ये है कि हमारा एक ओपिनियन है, उसमें कई चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, कई सुनने वाले जो हैं उससे भी इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई हरज वाली बात नहीं। अच्छा जी, ये एक सवाल है कि मरीज़ को उसका मर्ज़ किस हद तक बताना चाहिए। मेरी सवाल का मकसद है उन मरीज़ों से मुतल्लिक मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे को कैंसर ज़्यादा है, जैसे किसी को कोई लास्ट स्टेज किसी भी मरज़ की है, बड़ी सीवियर है, तो उसको बताना किस हद तक चाहिए। मेरा ख्याल है इसमें हर एक अपनी अपनी राय दे ले, क्योंकि इसमें इख्तलाफ हो सकता है और शायद कंसेंसस डेवलप ना हो। तो डॉक्टर साहब, हमारा शोबा तो यही कहता है कि आप अपने पेशेंट को सब कुछ बताएं, बल्कि सिर्फ पेशेंट को ही बताएं, यहाँ जो उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं उनको बताएं, बाकी फर्स्ट अटेंडेंट्स को। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि
थोड़ा सा पर्दा रख लेना चाहिए। आप अटेंडेंट्स को सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि घर वालों को बताना बहुत ज़रूरी होता है, और मामलात होते हैं उनका पता होना चाहिए कि यार मैंने चल क्या रहा है, मसला है क्या। हमारे यहाँ होता है कि डॉक्टर्स तो चले अटेंडेंट्स को छोड़े किसी को भी नहीं बताते, वो कहते हैं बस दवाई खाएं ठीक है। लेकिन उसमें ना साहिब में डिपेंड करता है कि आप डील किस एज ग्रुप को कर रहे हैं। अगर आप एडल्ट को डील कर रहे हैं कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप को डील कर रहे हैं, अगर आप एडल्ट को डील कर रहे हैं ना, तो फिर इसमें पेशेंट की कंफर्ट, पेशेंट को तो हर चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए पहली बात। अच्छा, पेशेंट सुन के वैसे भी होश भी हो जाते हैं। नहीं, एडल्ट्स में पेशेंट को आपको थोड़े से मतलब आप कह लें कि सॉफ्ट से अंदाज में, आसान अल्फाज में थोड़ा सा, और थोड़े सॉफ्ट से एक तरीकेकार में पेशेंट को उस बीमारी से मुतल्लिक आगे का कोर्स सब चीज़ें बतानी चाहिए। हाँ, अटेंडेंट्स में सिर्फ उसको बताना चाहिए जिसको पेशेंट चाहता है, क्योंकि पेशेंट अडल्ट है, वो अपने डिसीजन खुद करेगा कि जी मेरी ये चीज़ है, तो आप उसको ना बताएं। हाँ, कुछ डिजीज़ होती हैं जो मतलब जिनके स्प्रेड होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है, उन डिजीज़ के हवाले से एक पॉलिसी डिफरेंट होती है। और बाकी जहाँ तक आप पीडियाट्रिक एज ग्रुप की बात करें, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में तो फिर जो भी उसका गार्डियन है, वालिद है, वालदा है, या नाना चाचा जो भी है, मजबूरी है, तो आपने उसको सारी बात बतानी है, उसको बताना जरूरी है। जी यही है, बाय द बुक अगर आप चलेंगे तो फिर उसमें तो यही लिखा है कि आपने पेशेंट को जो है वो बताना है। लेकिन हर जगह की प्रैक्टिस फ़र्क है, जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो भी यही है कि आप पेशेंट को जो टर्मिनल इलनेस है, जिसमें पेशेंट को डेथ का है खतरा कि आप इतनी देर में चांसेस है कि आपकी डेथ हो जाएगी, मेरे ख्याल इस तरह की बातें जो है ना वो पेशेंट से डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए कि आप उसकी ज़िंदगी की उम्मीद ही ख़त्म कर दें कि आपके तो बस 6 महीने जाएगी। क्या हम यूँ कह सकते हैं कि उसको उतनी चीज़ बताएं जिस हद तक उसके इलाज में मुआवनत है उसको, यानी कि अपनी बेसिक जो बीमारी है ना उसका आइडिया होना चाहिए, ताकि वो मेडिसिन के साथ या अपनी ट्रीटमेंट से कंप्लायंस कर सके कि मैंने ये लेना है, मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे पास चांसेस हैं, उम्मीद है कि मैं बेहतर हो सकता हूँ। आप उसको ये ना डायरेक्ट कह देंगे तुम्हें तो आखिरी स्टेज है, तुम्हारे पास 6 महीने हैं, जाओ जिन्होंने मिलना है मिल लो। हाँ, वो हमारे यहाँ तो किसी की तीमारदारी भी करने जाए ना तो पहले जाके तो अफसोस करते हैं, वो ये जो मरज़ है ना जी, हमारे फलां को था वो तो नहीं बचा, वो तो 2 महीने बाद फौत हो गया, आपको कितनी देर हो गई है जी? वो कहते मैंने तो 3 महीने, कहते यार तेन तो 1 महीना उते हो गया। तो ये जो खौफ पैदा कर देते हैं ना, एक अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, हमारे साथ ही पढ़ाते भी थे कॉलेज में और बड़े सीनियर थे। और यही हुआ उनके साथ, उनको बता दिया गया और उनका कल ऑपरेशन होना था, और 1 दिन पहले ही जो है ना वो हार्ट फेलियर हो गया, 1 दिन पहले, कि मेरा कल के ऑपरेशन में पता नहीं मैं बचूं कि ना बचूं। देखिए, हम तो बीइंग अ मुस्लिम इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो उसके मौत का वक़्त है सो है, तो उसको ये जो भी आप बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना कि उसको लास्ट इस तरह ना बताएं, यानी पूरी कैलकुलेशंस करके उसके हाथ में ना पकड़ाएं कि इतने दिन रह गए, ये कुछ हो जाएगा, तो उसको भी लिखा है कि आप पेशेंट को फॉल्स होप भी ना दें। जी हाँ जी, बिल्कुल फॉल्स होप भी ना दें, लेकिन ये है कि आप उसको कम से कम इतना रखेंगे, कम से कम जो लाइफ उसकी जो गुजारनी है उसको वो खुशी से गुजार सके। मुझे याद है मैं एक अपने रिलेटिव को लेके गया, यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब हैं एक इधर सेटल टाउन मार्केट में, उनके बेटे भी आपके क्लास फेलो भी थे, तो मैं उधर गया तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, इसी असना में ना उनके पास ना एक पेशेंट आया और वो बस बुरा ही हाल था, उसका सांस चढ़ा हुआ है, उसके साथ अटेंडेंट था, उसने ला के जो है वो रखा, डिजिटल एक्सरे था उनके पास, और कहने लगे डॉक्टर साहब देखे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कहने लगे कि इसको मैंने कहा था हॉस्पिटल ले जाए, मेरे पास नहीं लेके आए, तो वो कहने लगे कि नहीं आप देखें तो सही। उन्होंने 2-3 दफ़ा इसरार किया, अब डॉक्टर साहब वो नाराज़ हो रहे हैं कि आपको मैं कह रहा हूँ इसको देर ना करें और ले जाएं। अब मैंने उनसे इशारा किया, मैंने कहा देख लें, अब वो एक होती है ना, एक रिस्पेक्ट होती है इंसान की। उन्होंने कहा ठीक है जी लाएँ जनाब, दिखाएँ। देखने के बाद उन्होंने कहा इसके ना पानी पड़ चुका हुआ और लंग्स में ना पानी पड़ चुका है, ले जाएं। मैं आपको कह तो रहा हूँ ना, इसके सामने पूछें, इसको ले जाएं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने उनको दिला के उन्होंने कहा जाए सही। अब मैं अपना पेशेंट दिखा के जब बाहर निकला हूँ तो दोनों असाब जो हैं वो अपनी यामाहा मोटरसाइकिल थी, गालिबन कोई चीज़ें होती है ना जहन से नहीं उतरती, उसके ऊपर ना ऐसे उसके पैडल के ऊपर ना पैर रख के ना, तो दोनों ही ना सिगरेट लगा रहे हैं और वो बड़े परेशान हैं और सोच रहे हैं कि एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, कहते हैं उन कितने चाहिए ऐसी।
अच्छा, मैं इस समय बाहर निकला तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये जो आप इजाज़त दें तो मैं आपको कोई मशवरा दूं। अब उसको पता था कि मेरे कहने के ऊपर तो डॉक्टर साहब ने इसको देख लिया। उसने कहा जी बताएं आप मौलवी साहब तुसी दसो। मैं कहा भाई जाना जरा तुम सिगरेट पी रहे हो ना, जे कोई 6 महीने बाद मरना है ना तो 2 महीने बाद तुसी जरा ना उत्ते चले जाओगे, नहीं तो कोमे से ज़रूर चले जाओगे। अच्छा, आप यकीन माने उसका सिगरेट ना ऐसे उसके हाथ से नीचे गिर गया, खौफज़दा हो गया। मैंने कहा मैंने आपको डराया नहीं है, आप मुसलमान हैं, आपको पता होना चाहिए अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं कभी भी छोड़ते, आप एफर्ट करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्ली दाइन दवा, हर बीमारी का इलाज है, आप जाएं। लेकिन ये आपके पेपरों में पहले ही पानी पड़ा हुआ है, आप उसको क्या बनाना चाह रहे हैं, ये जो अंदर लेके जा रहे हैं आप उस, तो कम से कम उसको इतना तो ज़रूर बताएं कि उसके जो इलाज में चीज़ें मुआवन हैं वो तो वो करना शुरू कर देना। बिल्कुल ना बताने से शायद वो इलाज ही छोड़ दे। देखिए उसमें ना सारी भी हमारी सोसाइटी में ना थोड़े से हमें सोशल इश्यूज़ को भी देखना पड़ता है। हमारे यहाँ ना ग्रीवस काउंसलिंग थोड़ी ज़्यादा की जाती है हॉस्पिटल, स्पेशली जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स और आईसीयू सेंटर्स हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें जब हम देखते थे ना कि यार एक पेशेंट है, इसके कोलैप्स करने के, ठीक ना होने के और आगे टर्मिनल साइड पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत ये कि ये 1-2 दिन में बेहतर और घर डिस्चार्ज होकर चला जाए। तो फिर हम फैमिली की ना ग्रीवस काउंसलिंग पहले से स्टार्ट कर देते हैं कि एक किस्म का फैमिली का माइंड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि अगर हम फैमिली को आउट ऑफ नोवेयर आगे बताएंगे ना जी पेशेंट पहले पॉजिटिव काउंसलिंग की थी कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए आपका अंदाज बेसिकली वही है ना, सोसाइटी का अंदाज भी होता है जी डॉक्टर अच्छा हुआ है जो ये कहे जी इंशाल्लाह ठीक हो जाना, टेंशन ही कोई नहीं। बट आईसीयू में जो चीज़ें डील कर रहे होते हैं ना एट द वेरी एंड, वो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो पॉजिटिव काउंसलिंग रखे ना बहुत ज़्यादा, तो फिर फैमिली कहती जी हइये तो तुसी कहते सो ठीक हो जाना, हइये कि मैं मर गया। नहीं उसकी होप जो है ना अल्लाह ताला तक रखे ना। वैसे उसको कहें ये इस वक्त सूरत हाल है उसकी जिस्मानी है, लेकिन होप अल्लाह ताला से ना कम से कम तोड़े। मेरा कहने का ये मकसद है, ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही तरीके से हाँ जी बिल्कुल उसे कहना चाहिए, यानी ये इसको समअप है, लेकिन अल्लाह से दुआ करें अल्लाह बेहतरी करेगा। यानी इसको समअप कर सकते हैं कि उसको बताना चाहिए ना बहुत ज़्यादा और ना इतना ज़्यादा कि उसकी होप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद एक है कि प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आप तो चूँकि जिस वक्त में आए हैं तो उस वक्त इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं थी है दौड़ लगी हुई। मेरा ख्याल है कि मुझे याद है कि मैं एक दिन कॉलेज में था तो एक बच्चा आया तो मिठाई शिठाई लेके आया, सर जी मेरा तो एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा भी कितने % नंबर हैं तुम्हारे? कहने लगा कि 84 पॉइंट समथिंग है, तो उम्मीद है कि हो जाएगा और होगा भी लाहौर में। मैंने कहा अच्छी बात है यार तुम्हारा हो जाएगा। ये इवनिंग का स्टूडेंट था, ये 2011 की बात है या 12 की बात है जी, इसकी उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2007 से तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो इतनी देर तो हो गई है, मुझे अंदाज़ा हो गया। उसके बाद एक बच्चा 91.45 उसका एग्रीगेट बना और उसका नहीं हुआ, क्योंकि उस वक़्त 91.67 आया था। अच्छा, वो रिपीट करके यहाँ तक पहुँचा, पहले 90 पॉइंट समथिंग आया था उसका। गरीब आदमी है, वो कुछ नहीं कर सका, तो अब वो रह गया। वो बहुत ही लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों में से था। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि आप कोई तजवीज़ कीजिए कि ये जो नए आने वाले बच्चे हैं इनके हवाले से इनको क्या करना चाहिए कि इतने टफ़ कंपटीशन के अंदर अगर उन्होंने एक चीज़, एक ख्वाब सोचा है, क्योंकि ये ख्वाब है, क्योंकि यही नहीं है कि सिर्फ यही कामयाबी है, ये एक ख्वाब है ना। एक ख्वाब के साथ इंसान दौड़ता है और फिर उसके वो ख्वाब चिकना चूर हो जाता है, तो बच्चा जो है ना वो डिसहार्ट हो जाता है। क्या करे कि इसका ख्वाब ये पूरा हो जाए इतने टफ़ कंपटीशन में? इसमें आप जी असल में ज़ाहिर बात है इतने ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल में आते हैं और आगे सीट्स जो हैं वो लिमिटेड सी हैं। 3200 सीट आई 300 तो आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स पंजाब के देखें कितने ज़्यादा हैं और सीट्स देखें जो मेडिकल की गवर्नमेंट की सीट्स हैं वो सिर्फ 3300 हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर बच्चे को जो है उसका ख्वाब पूरा हो जाएगा। इवन के जो बहुत टैलेंटेड बच्चे भी हैं जैसे आपने कहा है, ज़ाहिर बात है उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा इसमें ये है कि आपको कैरियर काउंसलिंग जो है ना हमारे इधर वो बड़ी डेफिशिएंट है। एक आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरा एडमिशन नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है। तो आपने ये ख्वाब तो सेट कर लिया कि मैंने इधर ही जाना है, लेकिन नहीं आपके नंबर उस तरह आ सके, लेकिन डिसहार्ड होने की बजाय आपके पास कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए
ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है इसके बाद। जी सारी भी उसमें ना एक एडिशनल प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ ना डॉक्टरी को ज़रूरत से बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज किया जाता है, एक एक्सीलेंट वे ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखा दी जाती हैं। और दूसरा उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर एडमिशन नहीं हो जाता ना तो एक फेल्यूर का सा माइंडसेट बना दिया जाता है कि ये मतलब एकेडमिक फेल्यूर है आपका कि आपका एडमिशन नहीं होगा। बाकी दूसरे एंड पे जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस वगैरह की चीज़ों को हम देखते हैं, ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं वो बजाय इसके कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे कॉलेजेस पे इन्वेस्ट करें, वो प्राइवेट कॉलेजेस में इन्वेस्ट करके चीज़ों को डिफरेंट तरफ ले गए। उन्होंने किंग एडवर्ड के, गवर्नमेंट के और प्राइवेट वाले एक बराबर कर दिए। ठीक है, पॉलिसी वाइज बहुत मेडिकल बेसिकली देखिए ना, एफएससी में जिसके पास इन्फ्लुएंस है, जिसके पास कोई अप्रोच है, उसके 1100 में से 1090 नंबर भी आ रहे हैं, 1070 नंबर भी आ रहे हैं बोर्ड के इन्फ्लुएंस। भाई देखिए, इन्फ्लुएंस के साथ ये सारा कुछ होता है। और मैंने तो नहीं इत्तेफाक नहीं, आपका नहीं हुआ होगा इत्तेफाक, लेकिन मेरा हुआ है। मैं ऐसे 2-3 लड़कों को जानता हूँ जिनके नंबर लगे हैं बोर्ड्स में। जब एक जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसके 84% बन रहे हैं मेहनत करके, और जो दूसरा है उसके वैसे बन रहे हैं, तो फिर तो शायद कोई एक आध खुशी का सारी भी एक्चुअली ना जो बहुत गलत पॉलिसीज बनाई गई है ना मेडिकल को लेके, उसमें ज़्यादा बड़ा डिजास्टर बेसिकली ये हुआ है कि जो ऊपर पॉलिसी मेकर्स उन्होंने अपने बिजनेस एस्टैब्लिश करने थे, उन्होंने बजाय गवर्नमेंट की सीट्स बढ़ाने के अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बनाए और उनमें सारा चलिए ये चीज़ अलग होगी। उसके बाद उन्होंने बेसिकली ये किया कि पॉलिसीज आफ्टर ग्रेजुएशन इस किस्म की बनाई हैं कि उसमें जो सारे का सारा गवर्नमेंट ग्रेजुएट है वो सफ़र कर रहे हैं, और जो प्राइवेट वाला है वो किसी ना किसी तरह जोड़ तोड़ करके रेफरेंशियल बेस पे आगे निकल जाता है। इसकी कॉमनेस्ट एग्जांपल आप देख लें, अभी जो पाकिस्तान में FCPS के लिए जो इंडक्शंस वगैरह हो रही है, इसमें एक पहले डिफरेंट पॉलिसी थी, अब इस वक्त सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है। उसमें मार्क्स रखे हुए हैं रिसर्च के, रिसर्च जिस तरह हो रही है और जिस तरह पब्लिश होती है, टोटली ये चीज़ है। अब उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है प्राइमरी सेकेंडरी में आपको कोई स्लॉट मिले। प्राइमरी सेकेंडरी में स्लॉट मिलने के ये हालात हैं कि मेरा नहीं ख्याल इस टाइम किसी भी जगह पे प्राइमरी सेकेंडरी के स्लॉट का फिक्स रेट ना हो, या कोई बहुत बड़ी सिफारिश ना चाहिए हो। ठीक है, मतलब हमारे अपने शहर में कुछ अर्सा पहले सीटें आई थी, वो कैसे बिकी हैं वो सारों को पता है, पूरी कम्युनिटी को पता है। अब उसमें यह है कि अब वहीं से जो इन्फ्लुएंशियल है, जिसके पास इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो एक अपनी डॉक्टर की सीट पे पैसे खर्च के ले सकता है, तो बेचारा जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसका क्या कसूर है। अच्छा, लेकिन सारी भी मैं इसमें एक बात जरूर कहूँगा, मुझे अपने ऑनेस्टली जूनियर्स हैं, चलिए हम तो हमारा 16 का बैच था, तब चीज़ें समवट बेहतर थी, इतनी ख़राब नहीं थी हुई। अब तो ऑनेस्टली मैं अपने जूनियर्स को जानता हूँ जिनके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दे आर डैम कम्पेटिटिव, बट थिंग इसके इतने कॉम्पिटेंट होने के बावजूद जॉबलेस है। अब वो क्या इन द एंड क्या कर रहे हैं, इन द एंड ये कि जितना आपका क्रीम है, सारे ये जो टैलेंटेड लोग हैं सारे एग्जाम दे के बाहर जा रहे हैं, उसकी वजह उन्हें पता है कि यहाँ पे जब भी कोई स्लॉट्स आएंगे मेरे अगेंस्ट किसी ब्यूरोक्रेट का रेफरेंस बैठा हुआ होगा, किसी MNMP का रेफरेंस बैठा होगा। आपने डॉक्टर बना तो लिया प्राइवेट से भी गवर्नमेंट से भी, अब आगे उन्होंने किसी ना किसी तरह कमाना भी तो है ना। ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि एक डॉक्टर हाउस दे के निकलेगा, अगले दिन अपना क्लिनिक एस्टैब्लिश करके बैठ जाएगा, चीजें इस तरह तो नहीं चलती। अब जॉब स्ट्रक्चर में जाना सारों ने, जॉब्स पे आपने फिर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। जॉब्स पे ये है कि गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, उस पर टोटल रेट्स हैं और रेफरेंसेस हैं, मुझे ऑनेस्टली पता भी है, मतलब मुनासिब नहीं इस तरह से, बट ये है कि टोटली ये प्राइवेट है, प्राइवेट में भी रेफरेंस चल रहा है। प्राइवेट कुछ जगहों पे देखते हैं जहाँ उन्होंने ICUs में डॉक्टर्स रखने हुए, ऐसी जगहों पे दे डू बॉदर कि यार कंपिटेंट बंदा होना चाहिए, पेशेंट एक्सपायर होने देने तो डील कर ले मरीज से अटेंडेंट दो मानो। बट ज़्यादातर जगहों पे जो अल्टीमेट जो चीज़ एक्वायर करनी थी एक बंदे ने ग्रेजुएट हो के, वो आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो एंड पॉइंट था उसमें आप प्राइवेट को ऊपर ले गए। पॉलिसी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज हैं अलॉटमेंट की, जॉब्स वगैरह की, कौन सी ट्रांसपेरेंट है? आई वुड रादर कॉल हिम डफर जो बंदा ऐसी बात करे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। और क्यों सर वही बात है कि एक फैंटेसाइज इसको एक ऐसे कर दिया हुआ है कि बस डॉक्टर ही बनने है। मेरे ख्याल से फील्ड ज़्यादा टफ है, आगे इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, जितना इसमें मेहनत है उस हिसाब से रिवॉर्ड भी नहीं है। साथ ये कि आप पेशेंट से भी बातें सुनो और आपकी अपनी फैमिली भी सफ़र करती है, आप खुद सफ़र, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन किराम, आपको इंशाअल्लाह अगली किस्त में आपके जो सवालात हैं उनको आपके सामने लेके हाज़िर होंगे, जिसके अंदर जो आम बीमारियां जो हम लोग जो है नज़ला, खांसी, बुखार, पेट दर्द हो गया, घुटनों के दर्द हो गई, स्किन डिजीज़ हो गए, उस हवाले से हम अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कुछ ना कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह। और सेल्फ़ मेडिकेशन किस हद तक दुरुस्त है, फ़र्स्ट एड और इसमें क्या फ़र्क है, और डॉक्टर के पास कब कब जाना चाहिए, तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह देखेंगे। ज़रूर उम्मीद है आपके कई सवालों का जवाब मिल गया होगा, और कुछ इंशाअल्लाह अगली किस्त में आएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।